नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ अनअकैडमी से जुड़ने कुछ बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। रेगुलर क्लास के बारे में बात करूँ तो रात्रि 9 बजे आपको यहाँ पर क्लास अवेलेबल होती है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप राजस्थान एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे। 10 रेफरल कोड का उपयोग कर सकते हैं आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बेनिफिट्स आपको यहाँ पर क्या अवेलेबल होते हैं? रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं, पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम अपने आप को इवेल्यूएट कर सके इसलिए अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं आपको अनअकैडमी यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। बेनिफिट्स आपको और क्या होता है? प्लस कोर्स में कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। आंसर राइटिंग के सेशंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम आपको यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिशियल है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी जो है 15 महीने तक रहेगी और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी जो है आपकी 28 महीने तक। कुछ स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट के द्वारा किए गए कमेंट्स जो आपको यहाँ पर अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। आपको कोर्सेज जो अलग अलग कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। अभी आरएस के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी जो कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं आरएस के लिए राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी को के लिए आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही 12 महीने का जो कोर्स है हमारा वो 7,000 रुपये का है और 24 महीने का जो कोर्स है 8,400। वैलिडिटी आपको पता है अभी 15 महीने की वैलिडिटी है और इसकी 28 महीने की वैलिडिटी है। लेकिन उसमें भी अगर आप रेफरल कोड 10VV का उपयोग करते हैं तो आपको ये कोर्स 6,300 रुपये में और 7,560 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। आसान किस्तों में भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 10VV रेफरल कोड के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्चावत आकृतियों पर ध्यान दीजिए। कुछ उच्चावत स्थलाकृतियां दे रखी है, उन पर आपको ध्यान देना है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार और खासी पहाड़। तो उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में जमाना। पश्चिम से पूर्व की ओर आपको यहाँ पर ये सही क्रम में जमाना है, ये आप जरूर बताएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं 1 2 3 4 वो हमारा सही आंसर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस का ही यहाँ पर भाग है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा 1 2 3 4। सारे के सारे पठारी क्षेत्र जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जब मैंने डिटेल में पढ़ाया है तो उन क्लासेज को आप जरूर देखिए ताकि आपको जो है एक आइडिया हो जाएगा। दर्रे और राज्य, पासेज और राज्य के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। माना और नीति, बोमडिला, जेलेपला और सिपकिला। तो राज्य जो है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है क्लास में। कौन सा दर्रा जो है यहाँ पर कहा, कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है इनमें से। सुमेलित नहीं है कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो सिपकिला जो है यहाँ पर सिक्किम में है।
सॉरी, सिपकिला जो है आपका हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में नहीं। जम्मू कश्मीर में नहीं है सिपकिला, सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में। और भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जो है आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सिपकिला। जम्मू कश्मीर जो है सुमेलित नहीं है, सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में। और यही से सतलज नदी जो है हमारे भारत में प्रवेश करती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिपकिला दर्रा, सतलज नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? यदि हिमालय नहीं होता तो भारत पर जो है किस प्रकार का जो है प्रभाव होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविकसित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको यहाँ पर चुनना है, ये बताना। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव की अगर हम यहाँ पर बात करें, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे यहाँ पर सही है, एक, दो व तीन। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता इन दर्रों में से कौन से दर्रों से है? जोजिला दर्रा, चिपकिला दर्रा, चुम्बी घाटी और बनिहाल दर्रा। तो इनमें से वह कौन सा दर्रा है जहां से लेह जाने का रास्ता है? आंसर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो इन दर्रों से लेह जाने का रास्ता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, जोजिला पास। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जोजिला पास, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला पास, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट पर आपको चयन करना है। कौन सा पर्वतीय दर्रा कौन से राज्य में है ये बताना है। माना दर्रा कहाँ पर है, नाथुला दर्रा कहाँ पर है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है और सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? कौन सा दर्रा कहाँ पर है? तो माना ला, माना ला, ला देखिए, ला जो है एक स्थानीय भाषा का शब्द है। ला को स्थानीय भाषा में दर्रे के नाम से हम जानते हैं, दर्रा पास। और मानाला, मानाला आपकी अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड में है। नाथुला की अगर हम बात करें तो वो सिक्किम में है। जोजिला जो है हमारा जम्मू कश्मीर में है और सिपकिला जो है हमारा, अभी हमने बात करी थी, हिमाचल प्रदेश में। तो चार जो है, चार एक दो तीन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चार एक दो तीन, मतलब कि सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सी जो भी आंसर दे रहे हैं, चार एक दो तीन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे दर्रे जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी? मतलब कि उत्तर दिशा की ओर इनको जचाना है, मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर, इस प्रकार से आपको बताना है। जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल, लद्दाख व काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख व काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर व पीर पंजाल, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। तो निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये आप लोगों को बताना। तो उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, सबसे ऊपर की अगर हम बात करें उत्तर में तो आपको मिलता है काराकोरम। काराकोरम के बाद में आपको मिलता है लद्दाख। लद्दाख के बाद में आपको मिलती है जास्कर। और उसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पर पीर पंजाल।
तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, ये हमारी सीक्वेंस होगी, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतों के शिखरों का क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत शिखरों के बारे में आपको बताना है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा व धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा व धौलागिरी। कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा व एवरेस्ट। और एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी व अन्नपूर्णा। तो कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर? पूर्व से पश्चिम की ओर आपको बताना है कौन सा क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है आप लोगों से। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है हमारा यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, कंचनजंगा जो है आपके यहाँ पर सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट आपकी यहाँ पर नेपाल में है। वही आपकी अन्नपूर्णा की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अन्नपूर्णा रेंजेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये भी नेपाल में। और ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी धौलागिरी। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है आप यहाँ पर इसको इस क्रम में जो है अरेंज कर सकते हैं। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, और जो है आपका अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ये सारी की सारी जो है चोटियां है, इन सभी चोटियों की जो है ऊंचाई और कौन सी अवस्थिति है वो आपको लिखी गई है। माउंट एवरेस्ट जो है हमारी नेपाल में 8,848 मीटर की ऊंचाई पर। कंचनजंगा जो है हमारे भारत में 8,598 मीटर की ऊंचाई पर। मकालू जो नेपाल में 8,481 मीटर की ऊंचाई पर। धौलागिरी नेपाल में 8,172 मीटर की ऊंचाई पर। नंगा पर्वत जो है भारत में 8,126 मीटर की ऊंचाई पर। अन्नपूर्णा नेपाल में 8,078 मीटर की ऊंचाई पर। नंदा देवी भारत में 78-17 मीटर की ऊंचाई पर। और कामेट भारत में 77-56 मीटर की ऊंचाई पर। नामचा बरवा भी हमारे भारत में 77-82। ये एनसीईआरटी में 77-56 दे रखी है, लेकिन 77-82 जो है इसकी एग्जैक्ट हाइट होगी मीटर्स में। और गुरुला मंदाता जो है हमारी यहाँ पर 77-28 मीटर जो है हमारी उसकी हाइट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। गारो, मिरी, कोल्लई मलाई और डामला कौन सा जो है कौन से राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। सूची 1 को सूची 2 से हमको सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से जब हम सुमेलित करते हैं तो यहाँ पर 1 3 2 4, 1 3 2 4 में देखिए आप लोगों को पता है गारो खासी जैंतिया पहाड़ी हमारी कहाँ पर है। गारो खासी जैंतिया पहाड़ी हमारी मिलती है हमको मेघालय में। वही डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, मीरी जो हमको मिलती है यहाँ पर वह मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा कौन सी थी? हाँ, कोल्लई मलाई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोल्लई मलाई जो है और हमारी डामला। तो कोल्लई मलाई नाम से ही आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। कोल्लई मलाई जो है हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और वही डामला जो है हमारा यहाँ पर 36। तो यहाँ पर ए जो आंसर दे रहे हैं वो हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई? केवल एक ही राज्य में फैली हुई पर्वत श्रेणी जो है इनमें से कौन सी है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सहयाद्री। तो अजंता जो है हमारी एक ही राज्य में फैली हुई है। सारी की सारी माउंटेन रेंजेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो है आपका अजंता, आपको मिलती है महाराष्ट्र। जी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। पहाड़ियाँ और उनसे संबंधित क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कार्डामम पहाड़ियाँ, जिसको हम इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, कोरोमंडल तट। कैमूर पहाड़ियाँ, जिनको हम कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। महादेव पहाड़ियाँ, जिनको हम मध्य भारत में। और मिकिर पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर भारत। ये जो है आपको सुमेलित करना कौन सा कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही है। उपयुक्त युग्मों में से इनमें से कौन से सही है, ये आप लोगों से पूछे जा रहे हैं।
तो देखिए कार्डमम पहाड़ियों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कार्डमम पहाड़ी हमको मिलती है यहाँ पर दक्षिण भारत का ये भाग हो जाता है हमारा। यहाँ पर हमारा सही मतलब सॉरी यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो पूछा गया हमको कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 व 4 कार्डमम पहाड़ी हमको मिलती है यहाँ पर कहाँ पर मालाबार तट पर। और वही कैमूर पहाड़ी हमको मिलती है मध्य भारत में। ये आप जरूर ध्यान रखिए 3 और 4 जो हमारे यहाँ पर सही सुमेलित हो जाएगा। सी हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर आपस में मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी अवस्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ आपस में आकर मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलई पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और सेवरोई पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर आकर आपस में आकर मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी अवस्थित है ये आप लोगों से पूछा गया है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जब आपस में आकर मिलते हैं तो वहां पर एक स्थलाकृति घाट का निर्माण होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर आकर आपस में मिलते हैं वहां पर एक स्थलाकृति घाट का निर्माण होता है। उसको हम किस नाम से जानते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी। किस नाम से जानते हैं उसको हम नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, डिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए आप लोग। सुमेलित नहीं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है हमारा यहाँ पर नाथुला जो है हमको मिलता है अरुणाचल प्रदेश की जगह सिक्किम। नाथुला सिक्किम। सिक्किम में आप यहाँ पर देख सकते हैं नाथुला और जेलपला। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। तो भारत का कौन सा एक बड़ा नगर जो है एक द्वीप पर निर्मित है। पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर और मुंबई। बड़े नगर के बारे में बात हो रही है तो बड़े नगर के हिसाब से आपको आंसर देना है यहाँ पर। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिए। अधिक से अधिक जो है शेयर जरूर कीजिए। लाइक कीजिए इसको, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर मुंबई जो है हमारा यहाँ पर सालसेट द्वीप पर है। मुंबई कौन से द्वीप पर है। सालसेट द्वीप। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। पाट अंजल या पाट रीजन कहाँ पर है। बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और मेघालय में। पाट अंचल या पाट रीजन जो है हमारा इनमें से किस जगह पर है ये आप लोगों को। तो पाट अंचल या पाट रीजन जो है हमारा यहाँ पर झारखंड में है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा झारखंड। नंदा देवी शिखर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और सिक्किम में। तो नंदा देवी शिखर जो है इनमें से किस जगह पर स्थित है ये आप लोगों को बताना है।
नंदा देवी शिखर हमारा उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल बी आप जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में अभी जो है यहाँ पर बाढ़ भी आई थी, आप लोगों को पता हो तो। और नंदा देवी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नंदा देवी की ऊंचाई जो है हमारी 78-17। बाकी लिस्ट आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसको पहले भी देखा। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान, कामेट, 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 नंदा देवी और त्रिशूल। तो कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो भारत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गोसाईनाथ जो है नेपाल में है, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गोसाईनाथ। कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वतों में को प्रदर्शित करता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रियाओं के कारण हुआ है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है या असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। तो असत्य कथन के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह है हमारा कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण जो है नदियों के जमाव के कारण, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नदियां जो है पश्चिमी समुद्री तट पे जो नदियां जो है ज्वार नदमुखों का निर्माण करती है, वहां पर तटों का जो है डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? तराई, दून, भादर और भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को हम किस नाम से जानते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो पहले समतल मैदान को हम यहाँ पर जानते हैं भाबर के नाम से। तो हिमालय के दक्षिण में अगर हम बात करें तो भाबर है, फिर तराई है, बागर और खादर। बागर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है, जो थोड़ी अपेक्षाकृत खादर की अपेक्षाकृत ऊंची होगी। और खादर की अगर हम बात करें तो ये नवीन जलोढ़ मृदा। तो डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, भाबर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली जो है इनमें से कौन सी है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। तो यहाँ पर चट्टान प्रणाली जो है सबसे नवीनतम है। नवीनतम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनमें से गोंडवाना है। ठीक है, डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गोंडवाना। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय से होता है। पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में जो है ट्री लाइन की तुलना यहाँ पर करके जो उत्तर देना आप लोगों को। अधिक होता है, कम होता है, वैसा ही होता है और असंबंधित परिवर्तन। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान जो है पश्चिम हिमालय से होता है अधिक, कम, वैसा ही और असंबंधित परिवर्तित। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्री लाइन का मान जो है यहाँ पर पश्चिमी हिमालय से कम होता है। पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय से ट्री लाइन का मान कम होता है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों सही अनुक्रम कौन सा? सही अनुक्रम आप लोगों से पूछा गया है, यह बताना है आपको। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ।
अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और नल्लामलाई। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावदी, नीलगिरी व अन्नामलाई। अन्नामलाई, नीलगिरी, जावदी और नल्लामलाई। कौन सा यहाँ पर है सीक्वेंस में आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, नल्लामलाई, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई। डी इज द राइट आंसर। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम की अगर हम बात करें तो नल्लामल्ला, वेणुकोंडा, पालकोंडा, नागरी जावड़ी, देवरोय, पंचमलाई, सिरुमाली, पालानी, बरुस्का। ये 10 पहाड़ियाँ हैं। 10 पहाड़ियों को आप जो है यहाँ पर इसी सीक्वेंस में याद रख लें। 2-4 बार, 8-10 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। कथनों पर विचार कीजिए। मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्लामल्लाई श्रेणी में है। मौन घाटी साइलेंट वैली जो है नेशनल पार्क, नेशनल वन, राष्ट्रीय वन के निकट। पथरवाकुडु जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। पुती मौन घाटी में प्रचुर वर्षा वनों से जो है उद्भूत होती है। इनमें से कौन सा सही है? सही कूट का आपको यहाँ पर चयन करना है, कौन सा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? बिल्कुल सी जो आंसर दे रहे हैं आप लोग सही आंसर है। सी इज द राइट। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर इनमें से कौन से राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है राजस्थान में भी सिरोही माउंट आबू में स्थित है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में और कच्छ के रण। कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ पर स्थित है ये आप लोगों को बताना है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए आप लोग। कोरी क्रीक नाम सुना होगा आप लोगों ने, कोरी क्रीक, कर क्रीक। तो कोरी क्रीक निवेशिका हमारी कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारी कच्छ के रण में है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोरी क्रीक निवेशिका। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, तो इनमें से कौन सा द्वीप जो है सबसे अधिक आबादी वाला है? माजुली द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप और सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप यहाँ पर सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है ये आप लोगों को बताना है। तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप यहाँ पर सालसेट द्वीप मुंबई में है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, सालसेट द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूर दक्षिणी सुदूरवर्ती जो है द्वीप की श्रेणी में आता है? तो भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में यहाँ पर इनमें से कौन सा आएगा? भटकल द्वीप, अर्नाला द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और हेनरी द्वीप। कौन सा द्वीप जो है यहाँ पर भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भारतीय द्वीप के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में यहाँ पर कौन सा आएगा? तो मिनिकॉय द्वीप। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है?
कौन सा यहाँ पर 10 डिग्री जलमार्ग के द्वारा आपस में पृथक होता है? अंडमान व निकोबार, निकोबार व सुमात्रा, मालदीव व लक्षद्वीप, सुमात्रा व जावा। तो इनमें से कौन सा एक जो है 10 डिग्री जलमार्ग के द्वारा जो है यहाँ पर आपस में पृथक होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह होगा, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान व निकोबार को आपस में अलग करता है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा व कैप कॉमोरिन के मध्य स्थित है? कृष्णा के डेल्टा व कैप कॉमोरिन के मध्य इनमें से कौन सा तट है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट व कोंकण तट। भारत के निम्न तटों में से कौन सा जो है यहाँ पर कृष्णा डेल्टा व कैप कॉमोरिन के मध्य स्थित है? यहाँ पर तटों के बारे में अगर हम बात करें तो कैप कॉमोरिन आपको पता है कन्याकुमारी, और कृष्णा का डेल्टा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको जो मिलता है वो मिलता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। और तटों के बारे में अगर हम बात करें तो ये गुजरात का जो तट है ये कहलाता है आपका काठियावाड़ का तट। यहाँ पर जो हमको गुजरात में तट मिलता है वो कहलाता है हमारा सौराष्ट्र तट। वहीं मुंबई और गोवा के तट को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हमारा कर्नाटक के तट को हम कैनरा तट या कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। केरल के तट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। फिर आंध्र प्रदेश का तट आंध्रा तट, और उड़ीसा का तट उत्कल तट। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। हिमनद और नदियां, इनको आपको सुमेलित करना है। बंदरपूछ से कौन सी नदी निकलती है? मतलब इनमें से कौन सा सुमेलित है ये आप लोगों से पूछा गया है। बंदरपूछ से यमुना निकलती है, बारह सिगरी से जो है चेनाब निकलती है, बिलाम जो है बिलाम से जो है यहाँ पर मंदाकिनी निकलती है, सियाचिन से नुब्रा, और जेमू से मानस। तो कौन सा सही सुमेलित है ये आप लोगों को बताना। तो यहाँ पर सही सुमेलित की बात करें तो बिल्कुल बंदरपूछ से हमारी यहाँ पर यमुना निकलेगी। दूसरा जो है बारह सिकरी जो है चेनाब, और सियाचिन से जो हमारा आ जाएगा नुब्रा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक दो चार वाला ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1 2 एंड 4। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी के संदर्भ में जो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उन पर आपको विचार करना है। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन सिक्किम से होकर बहती है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और तीस्ता नदी की एकमात्र सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत व बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। कौन सा यहाँ पर सही है? सही कूट का आपको चयन करना है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें अगर स्टेटमेंट की बात करें तो केवल 2 नंबर स्टेटमेंट जो हमारा सही है, बाकी 1 और 3 जो है यहाँ पर सही नहीं है। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से करने पर सही क्रम जो है यहाँ पर नदियों का कौन सा हो?
चेन्नई से कोलकाता की आप सड़क जो है मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, तो कौन सी नदी पहले आएगी और कौन सी नदी बाद में आएगी, ये आप लोगों को बताना है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी व सुवर्ण रेखा। कृष्णा, पेरियार, गोदावरी, महानदी व सुवर्ण रेखा। पेन्नरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी व सुवर्ण रेखा। पेन्नरू, महानदी, सुवर्ण रेखा, गोदावरी व कृष्णा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, अगर आप लोगों से देखा जाए तो इन नदियों के मुहाने का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछा गया। फिर नदियों के मुहाने के दक्षिण की उत्तर की ओर हम बात करें तो पेन्नरू मिलेगा हमको, फिर कृष्णा, फिर महानदी, फिर गोदावरी और फिर कृष्णा। पेन्नेरू, कृष्णा, गोदावरी, फिर महानदी और फिर सुवर्ण रेखा जो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सी जो आंसर दे रहे हैं आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? तेल नदी जो है इनमें से किसकी सहायक नदी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ए बागमती, बी घाघरा, सी गंडक और डी कमला, या ई उपरोक्त में से एक से अधिक। तेल नदी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गंडक नदी की सहायक नदी। ये आंसर आप जो दे रहे हैं यहाँ पर, तेल जो है गंडक की सहायक नदी है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर इनमें से कौन सा जलप्रपात स्थित है, आप लोगों को बताना है। धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा और चचाई। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो भेड़ाघाट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है, धुआंधार जलप्रपात। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? लोहित, पद्मा, कालीगंगा व नबगंगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात गंगा नदी को कौन सी नदी के नाम से जानते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात गंगा नदी को यहाँ पर पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, और वही ब्रह्मपुत्र नदी को हम यहाँ पर यमुना यमुना नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसको हम यमुना के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है आप लोगों को ये बताना है। इंद्रावती, झारखंड में। भीमा, तमिलनाडु में। लूणी, राजस्थान में। और घाट प्रभा, केरल में। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा जोड़ा सही है? तो जोड़ा सही की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लूणी जो है राजस्थान में है, आप सभी को पता है। हाल ही में नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया? इनमें से कौन सी नदियों को, दो नदियों को जो है यहाँ पर जोड़ने का कार्य किया गया? कावेरी और तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्णा, महानदी व सोन, नर्मदा व ताप्ती। किनको यहाँ पर जोड़ने का कार्य किया गया था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी दो नदियां हैं जिनको जोड़ने का कार्य किया जाता है? तो यहाँ पर गोदावरी व कृष्णा को जो है जोड़ने का कार्य किया गया। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, इनमें से कौन सी नदी जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? दिबांग, कामेर और लोहित। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में आप लोगों से पूछा गया है।
तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए आप लोग। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो सारी की सारी ये तीनों की तीनों जो है, दिबांग है, लोहित है, कामेग है, सुबनसिरी है, तीस्ता है, ये सारी की सारी जो है हमारी ब्रह्मपुत्र की ही जो है सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा व भागीरथी का संगम होता है? तो वह कौन सा स्थान है जहाँ पर अलकनंदा व भागीरथी का संगम होता है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये कौन सा स्थान है जहाँ पर अलकनंदा व भागीरथी का संगम होता है? तो अलकनंदा व भागीरथी पर संगम जो है यहाँ पर किसका होता है? तो देवप्रयाग जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। देवप्रयाग में जो है दो नदियां जो है आपस में मिलती है, एक तो अलकनंदा और दूसरा जो है यहाँ पर भागीरथी। बिल्कुल डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, अलकनंदा व भागीरथी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुबनसिरी। उपरोक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इनमें से वे कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, ये आप लोगों को बताना है। बराक नदी, लोहित नदी और सुबनसिरी नदी। तो इनमें से कौन सी नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बिल्कुल दो और तीन जो है हमारी अरुणाचल प्रदेश। बराक नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बराक नदी जो है मणिपुर से निकलती है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम और बांग्लादेश में बहती है। और बांग्लादेश में ये जो है आखिर में जो है मेघना में मिल जाती है, मतलब ये गंगा में नहीं मिल जाती है जाकर। बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, बराक नदी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये कथन हो गया। कारण क्या है? वे छोटे मार्ग से तीव्र गति के कठोर चट्टानों के ऊपर जो है प्रवाहित होती है। तो आपको बताना है यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। तो पश्चिमी घाट की जो नदियां यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी जो है इसकी है। बिल्कुल ए आप जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्या? यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी से विस्तृत है, यह विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती है, ये भूमि की ढलान मध्य भारत से जो है यहाँ पर पश्चिम की ओर है। दिए गए कूट का जो है आपको यहाँ पर सही उत्तर चुनना है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदियां जो है पूर्व की ओर। ऐसा क्यों? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो केवल एक नंबर आंसर जो है हमारा यहाँ पर सही होगा, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल ए जो आप आंसर दे रहे हैं सही आंसर, क्योंकि एक ब्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी जो है हमारी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों की दोनों जो है हमारी, तापी या ताप्ती, दोनों की दोनों नदियां जो है हमारी यहाँ पर ब्रंश घाटी से होकर बहती है, जरूर ध्यान रखिए। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती, मेकांग नदियां जो है अपने ऊपरी पार्टों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर बहती है। और इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश होने से पहले ठीक जो है यहाँ पर यू टर्न लेती है, मतलब कि एक यू आकार के मोड़ से जो है यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है। ये यू टर्न बनने का कारण क्या है? वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय की अक्षांशीय नमन के कारण, तीसरा
प्रत्यकल्पीय बलित पर्वतमालाओं में भूविवर्तन के विक्षोभ के कारण और इस संदर्भ में ए और बी दोनों कारण जो है तर्कसंगत। कौन सा यहाँ पर सही आंसर है ये आप लोगों को बताना है। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये अक्षंगीय नमन के कारण है। एक सिंटैक्टिकल बैंड बनाती है यहाँ पर नामचा बरवा के पास से, और वहां से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बी इज द राइट आंसर। कौन सी झील जो है एक कृत्रिम झील है? कोडाईकनाल तमिलनाडु में, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड में, और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। तो इनमें से कौन सी झील जो है हमारी एक कृत्रिम झील है, ये आप लोगों से पूछा गया है। कृत्रिम झील की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए हमारा कोडाई कनाल सही आंसर होगा। कोडाई कनाल इज द राइट आंसर। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से वह कौन सा अधिनियम है जो मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्ड के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, और चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। तो किस को हम यहाँ पर मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्ड रिफॉर्म के भी नाम से हम जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्ड सुधार के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को। ही हमारा यहाँ पर सही आंसर। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर कौन सा भारत सरकार अधिनियम जो है यहाँ पर संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है यहाँ पर कौन से अधिनियम के द्वारा होता है, ये पूछा गया आप लोगों से। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यहाँ पर कब होता है? कौन सा अधिनियम है? तो पहला प्रयास जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा होता है। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यहाँ पर किसको दी गई है? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, और प्रांतीय राज्यपाल को। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियाँ जो है यहाँ पर किसको दी गई है, ये आप लोगों को बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है इनमें से किसको दी गई है? गवर्नर जनरल को दी गई है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इनमें से वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, और भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा जो है यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो यहाँ पर कौन सा अधिनियम था? तो ये हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है ये शक्ति दी गई। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कौन से सन में पारित किया जाता है? 1773 में, 1771 में, 1785 में, और 1793।
रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारे इंडिया में कब पारित होता है, ये पूछा गया है। तो 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट, आप सभी को पता है। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? इनमें से वह कौन सा आश्वासन था जिसको ब्रिटिश शासन पूरा करता है? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी राजाओं को जो है यहाँ पर समान व्यवहार मिलेगा, और भारत के सामाजिक व आर्थिक विश्वासों को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सी स्थिति जो है, यहाँ पर कौन सा आश्वासन जो है पूरा करते हैं? यहाँ पर देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनी रहेगी, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति अनिर्णय अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, और 1813 का चार्टर एक्ट। तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यह है हमारा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, युद्ध में प्रयोग हेतु तैयार करना, और पूर्ण स्वतंत्रता देना। कौन सा यहाँ पर उद्देश्य था? पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य जो है इनमें से क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन, मतलब कि जो है इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात जो है यहाँ पर संविधान जब तक बनता है तब तक लागू होता है, तब तक यहाँ पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है यहाँ पर शासन चलाया जाता है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जानी? जो है यहाँ पर रंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, और वेवल योजना। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है यहाँ पर किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है।
मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? क्रिप्स मिशन 1942, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चैम्स रिफॉर्म 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है यहाँ पर प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। 1946 का कैबिनेट मिशन किन तीन मंत्रियों से जो है यहाँ पर गठित था? निम्नलिखित में से कौन जो है इसका एक सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी। तो यहाँ पर कौन सा जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। 1946 का जो है कैबिनेट मिशन तीन मंत्रियों से गठित था। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो है उसका सदस्य नहीं था। डी इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति और संविधान निर्माण का अधिकार। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? वह है हमारा यहाँ पर पाकिस्तान की स्वीकृति। पार्लियामेंट सुधार बिल जो है किस वर्ष में पारित होता है? पार्लियामेंट रिफॉर्म जो है कौन से वर्ष में पारित होता है? 1905, 1909, 1911 और 1920। पार्लियामेंट सुधार बिल जो है यहाँ पर किस वर्ष में पारित किया गया? ये पारित किया जाता है यहाँ पर 1909 में। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर। मॉन्टेग्यू चैम्स सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? मॉन्टेग्यू चैम्स रिफॉर्म में जो है यहाँ पर कौन कौन से प्रावधान थे? का सार क्या था? पहला, राज्यों की स्वायत्तता का। दूसरा, प्रांतों में दोहरे शासन का। तीसरा, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का। चौथा, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो मॉन्टेग्यू चैम्स रिफॉर्म जो है यहाँ पर होता है, उसमें प्रावधानों का क्या सार था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रांतों में दोहरे शासन। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की ये व्यवस्था की गई थी? तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट होता है हमारा, उसमें किस बात की व्यवस्था की जाती है? वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की और प्रांतीय व्यवस्था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर की जाती है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885 में, 1875 में, 1876 में और 1858। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी जो है अपन नियुक्त किया जाता है।
लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए आप अधिक से अधिक, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पर इससे जुड़ सकें। तो महारानी विक्टोरिया को जो है भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया है यहाँ पर 1876 में। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी? तो यह कौन सा अधिनियम था यहाँ पर? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर? तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1858। कौन सा सुमेलित नहीं है? पार्लियामेंट रिफॉर्म या सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत का विभाजन। तो इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है, उसको बताना आपको। कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? साइमन कमीशन जो है यहाँ पर भारत विभाजन से संबंधित नहीं था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? इनमें से भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? पार्लियामेंट रिफॉर्म 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 और मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म रिफॉर्म 1919। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया? तो भारत में सचिव का पद जो है इनमें से भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया जाता है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, इस प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1985, सॉरी 1858। इस भारतीय अधिनियम के द्वारा पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की जो है यहाँ पर मंजूरी दी गई है? कौन सा अधिनियम है? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1909। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। प्रांतीय स्वायत्ता प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सा अधिनियम की होती है? 1935, 1919, 1904 और 1858। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। प्रांतीय स्वायत्ता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1935 का अधिनियम है ये। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? किस अधिनियम ने जो है यहाँ पर केंद्र में वैध शासन प्रणाली स्थापित करता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892।
कौन सा जो है अधिनियम केंद्र में वैध शासन प्रणाली को स्थापित करता है, ये आप लोगों को बताना है। किस अधिनियम ने जो है यहाँ पर वैध शासन प्रणाली को स्थापित करता है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। तो आज की क्लास में जो है हम यहाँ पर इतने ही लेक्चर्स जो है यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आपको अवेलेबल होगा। तो लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 10 GB मेरा रेफरल कोड है, और अनअकैडमी में किसी भी कोर्स में एडमिशन आप जो है ले सकते हैं, साथ ही फ्री क्लासेस आप इससे 10 GB रेफरल कोड को जो है उपयोग में लेकर देख सकते हैं। वही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को हिट जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।